नमस्कार दोस्तों। अभी 2023 ही शुरू हुआ है और 2024 की बातें ज़ोर शोर से होने लगी हैं। और मैं तो लगभग पिछले एक साल से 2024 को मद्देनजर नज़र रखकर बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। और अब राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से इसमें शुरू हो गए हैं। हालांकि लगभग 9 राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं और अगर कश्मीर को भी मिला लिया जाए तो 10 राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं, विधानसभा चुनाव। लेकिन सबका जो फोकस है 2024 पर हो गया है। 2021 में जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लगातार तीसरी बार, और बीजेपी की कोशिशें थी जो 200 सीटें जीतने की, उसको नकार दिया था एक तरह से, और प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई ममता बनर्जी। तो उसके बाद ममता बनर्जी को अचानक ही एक साहस उनके अंदर ये जागा था कि मुझे अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देखना चाहिए। हैट्रिक हो गई है प्रदेश में, अब सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री कैसे बना जाए। उस समय प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बात करता हूँ। प्रशांत किशोर शरद पवार से मिले थे, केसीआर से मिले थे, उस समय कैप्टन अमरिंदर से भी मिले थे, जब तक तो कैप्टन अमरिंदर भी कांग्रेस में ही थे। और फिर बाद में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की मुलाकात करवाई थी राहुल और सोनिया गांधी से। मुलाकात सोनिया और ममता के बीच में होनी थी, लेकिन राहुल गांधी अचानक वहाँ पर पहुँच गए थे। और राहुल गांधी ने साफ साफ तौर पर अपनी माताजी को यह कह दिया था कि आप किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करेंगी। ये वायदा मत कर देना कि आप हम ममता बनर्जी को पीएम फेस के लिए हम एग्री हो गए हैं। उनका कहना ये था। चाय पानी पी, नमस्ते हुई, गेट तक दोनों छोड़ने के लिए आए थे ममता दीदी को, और ममता दीदी निराश लौट गई थी। केवल अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए गए थे ममता बनर्जी से, वो भी इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल को सपोर्ट करती रही हैं और अपने यहाँ कार्यक्रमों में केजरीवाल को कलकत्ता बुलाती रही हैं। तो मैं ये बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको ये बता रहा हूँ कि 2024 की सही मायनों में शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी कि एक ऐसा विपक्ष बनाया जाए जिसमें ना तो कांग्रेस हो ना बीजेपी हो। फिर इसके बाद केसीआर को ये ट्रांसफ़र हो गई। केसीआर रथ लेकर निकले, ठाकरे से मिलने के लिए गए, नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए। उस समय नीतीश कुमार शुरू में तो बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब तो पिछले कुछ महीनों से अलग हो चुके हैं। तो उन्होंने कोशिश की और अब नीतीश कुमार खुद ही इस कोशिश में जुट गए हैं। मैं ममता बनर्जी पर फिर आ रहा हूँ। ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी हैं। ममता बनर्जी को यह लगा है कि ना तो केसीआर के करने से कुछ होगा, ना नीतीश कुमार के करने से कुछ होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होगा। उनकी एक, जिसे कहते हैं कि एक बुद्धिजीवी जो टीम है ममता बनर्जी की, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है डेरेक ओब्रायन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पत्रकार भी कभी रहे हैं ये। और प्रशांत किशोर के बाद अगर वो सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा करती हैं तो वो डेरेक ओब्रायन पर। अब उन्होंने डेरेक ओब्रायन को आगे कर दिया है। अब डेरेक ओब्रायन एक फार्मूला लेकर आए हैं कि साहब 2024 में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये मैं बताता हूं। डेरेक ओब्रायन ने इस तरीके के आर्टिकल लिखने शुरू किए हैं अखबारों में। आप सब जानते हैं कि विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट करना कितना मुश्किल काम है। सबके अपने अपने ईगोज हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं अपने अपने प्रदेश में। तो उन्होंने कोशिश ये की कि मैं आर्टिकल लिखता हूं और जो देश के नामचीन अंग्रेजी अखबार हैं खासतौर से, उनको सभी लोग पढ़ते हैं, उनके माध्यम से वो मैसेज जाता है। और उसको पढ़ने के बाद, उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैं खुद जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, उसमें ये क्लियर तौर पर नजर आ रहा है कि वो ममता बनर्जी का सुझाया हुआ फॉर्मूला है। इसलिए उसमें ममता बनर्जी का नाम कहीं पर शामिल नहीं किया गया, बाकी सभी के नाम उसमें शामिल कर लिए गए हैं। उनका जो फार्मूला है, मैंने निकाला है उनका फार्मूला। उन्होंने ये कहा है, डेरेक ओब्रायन का मानना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को आसानी से हराया जा सकता है। उनका कहना है कि बीजेपी के सामने जहां भी मजबूत पार्टी आती है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे कोई रीजनल पार्टी हो, बीजेपी उससे मात खा जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से हारी, पंजाब में आम आदमी पार्टी से हारी, वेस्ट बंगाल में उसे टीएमसी ने हराया, तमिलनाडु में डीएमके ने हराया, केरला में वाम दलों ने हराया, आंध्र प्रदेश में केसीआर वाईएसआरसीपी ने हराया, तेलंगाना में केसीआर ने हराया। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब स्टेट्स हैं, इनमें बीजेपी टोटल 240
विधानसभा सीटें भी नहीं जीत पाई हैं, जबकि उसके इससे ज़्यादा विधायक अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इतने सारे स्टेट्स अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी जो लोकसभा सीटें हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ उनमें हो जाती है। उनका फार्मूला आगे सुनिएगा। आगे उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए वेस्ट बंगाल, वो फिर वेस्ट बंगाल पर ही आ गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनसे कहा है कि आप ऐसे ऐसे लिखो और वेस्ट बंगाल का उदाहरण दो। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में मोदी और अमित शाह ने पूरे जोर लगाए 2021 में, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हो पाया। बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई तमाम कोशिशों के बावजूद भी। उन्होंने ये कहा कि 2019 में 18 सीटें लोकसभा की जीती थी बीजेपी ने यहाँ पर, और इस बार जो माहौल बन रहा है और जो विधानसभा के नतीजे पिछले थे उनका अगर गंभीरता से आकलन कर लिया जाए तो बीजेपी इनमें से 1/3 भी, यानी कि 6 सीटें भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, डेरेक ओब्रायन का मानना है। और बीजेपी अगर यहाँ 6 सीटें ही जीतती है मान लिया जाए तो उसका 12 सीटों का नुकसान हो रहा है, और ये 12 सीटें विपक्ष में बढ़ रही हैं, यानी कि टीएमसी, कांग्रेस या जिसमें भी बढ़ रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से बिहार में भी ऐसा ही होगा। चूंकि अब जेडीयू के साथ उनका अलायंस नहीं है तो 15-16 सीटें वहाँ पर एनडीए की या बीजेपी की कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये 2 अकेले राज्य, वेस्ट बंगाल और बिहार ही इतना घाटा बीजेपी का करा देंगे कि बीजेपी की कुल सीटें जो बहुमत का मार्क है उससे नीचे रह जाएंगी। फार्मूला तो ठीक लाए हैं, लेकिन मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है? मामला गड़बड़ कहाँ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मामला गड़बड़ ये हो रहा है, उन्होंने एक और फार्मूला दिया है कि विपक्ष कैसे एक हो। तो उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जो भी विपक्ष का सीएम है या वहां पर अब विपक्ष की सरकार नहीं है तो कोई पूर्व सीएम है तो उसे वहां की कमान सौंप दी जाए और सारे के सारे दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। देखिए उनका फार्मूला। उन्होंने पहला सॉफ्ट उदाहरण दिया ठाकरे का, कि ठाकरे पूर्व सीएम थे तो इसलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, मान ली बात। तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो सीएम है वो डीएमके और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था, उसके साथ लड़े थे, लड़नी चाहिए। वहाँ एआईएडीएमके जो है जयललिता की पार्टी, आप जानते होंगे कि वो बीजेपी के साथ है, उसका कोई फार्मूला उनके पास नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसी साल कर्नाटक में भी जहाँ चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को लीड करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बार कर्नाटक जरूर जीतना होगा, तभी बीजेपी को 2024 में रोका जा सकता है, क्योंकि दक्षिण से कांग्रेस बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो उनका ये फार्मूला आया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पर अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए, जो कि वहां पहले सीएम रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि मायावती कहां जाएंगी। आप अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबको लड़वा लीजिए, लेकिन मायावती जैसे ही अपने टिकटों का ऐलान करेंगी विपक्ष फिर ढक्कन हो जाता है। और 2019 में अखिलेश यादव और मायावती एक होकर देख चुके हैं। फार्मूला क्या रहा था? वहीं 10-15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो अखिलेश यादव को मायावती लीड करने के लिए कैसे एग्री हो जाएंगे, ये डेरेक ओब्रायन साहब को बताना चाहिए था। इसके अलावा बिहार में क्या होगा? क्या वहाँ नीतीश कुमार के कहने पर टिकट बटेंगे? क्या इस पर तेजस्वी तैयार हो जाएंगे? नीतीश ने तो कह दिया कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। तो बिहार में कैसे कहानी सेट होगी, ये डेरेक ओब्रायन नहीं बता पाए। इसके अलावा वो वेस्ट बंगाल के बारे में भी नहीं बता पाए, जहाँ से वो खुद बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट की आवाज़ को वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उठाते हैं, वहाँ का क्या फार्मूला होगा उनके पास, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी आ जाएगी वहाँ? क्या राहुल गांधी इस बात को मान लेंगे कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में वाम दल भी आ जाएं? क्या वाम दल राजी हो जाएंगे? क्या ममता बनर्जी वाम दलों को अपने साथ ले लेंगी? क्या वाम दल और कांग्रेस टिकट ममता बनर्जी के कहने पर बांट लेंगे? इस सवाल का जवाब तो डेरेक ओब्रायन ने दिया ही नहीं अपने इस आर्टिकल में। तो मेरा ये मानना है कि डेरेक ओब्रायन साहब जो है वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं और केवल एक फॉर्मूला उछाल रहे हैं विपक्ष के दिमाग में कि अभी तो 1 साल है, आप लोग सोच लो कि 2024 में अगर मोदी को हराना है तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा उनका एक और भी मानना है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास अमित शाह और मोदी के अलावा कुछ नहीं है। सभी स्टेट्स में जहाँ पर उनकी पार्टी नहीं है वहाँ पर केवल अमित शाह और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने इसका उदाहरण दिया 2004 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5 साल चली थी और यूपीए की फर्स्ट सरकार बनी थी। उन्होंने कहा था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी की तरह ही बहुत पॉपुलर चेहरा थे
लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लाल कृष्ण अडवाणी ने उस समय इंडिया शाइनिंग वाला नारा दिया था। उस समय जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे, उन एग्जिट पोल्स में भी ये कहा गया था कि बीजेपी की सरकार वापस लौट रही है, लेकिन सरकार बन गई थी यूपीए की। और मनमोहन सिंह जो कहीं नहीं थे, जिनके नाम पर चुनाव भी नहीं लड़ा गया था, कायदे से सोनिया गांधी उस समय लीड कर रही थी, तो उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। तो उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने ये जरूरी नहीं है कि किसी फेस को प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि अंत में ममता बनर्जी को ही विपक्ष को लीड करना चाहिए, लेकिन डेरेक ओब्रायन का ये फॉर्मूला कामयाब होने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी वो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन वहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4, उनमें से भी 3 बीजेपी के पास हैं। दूसरे, 2018 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस जीती थी, इन तीनों स्टेट्स में। लेकिन हुआ क्या था? 2019 में, 1 साल बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ के 91 सांसद मिलते हैं इन 3 स्टेट्स से, उनमें से कांग्रेस केवल 1 जीत पाई थी। इसका जवाब है डेरेक ओब्रायन के पास। ये फार्मूला कुछ क्रैक कर सकते हैं डेरेक साहब? आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अगर इन सब स्टेट्स को मिला लिया जाए जहां पर कांग्रेस मेन प्रतिद्वंदी है, 110 सीटें हो जाती हैं लोकसभा की। 1 जीती थी कांग्रेस 2019 में। और डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि इन सब राज्यों में कांग्रेस को ही लीड करना चाहिए और कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है। वो भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी एक और चुनौती के रूप में उभरी है। पंजाब के अलावा उसने गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, सभी जगह अपना वोट बैंक क्रिएट किया है। तो कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी के प्रभाव से बच पाएगी, ये भी फॉर्मूला डेरेक ओब्रायन साहब को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में 116 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी इन 116 लोकसभा सीटों में से मैक्सिमम पर गेन करने की कोशिश करेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में वो ठीक ठाक चुनाव लड़ सकती है, राजस्थान में उसका पूरी ताकत है उसके पास, हाल ही में गुजरात में उसने ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। तो बीजेपी के पास तमाम वो चीज़ें हैं जो वो चुनाव में अपना फार्मूला लेकर आ सकती है। और देखिए, डेरेक ओब्रायन साहब को मैं एक बार और बता दूं कि असेंबली चुनाव में हो सकता है कि कुछ लोकल मुद्दे हावी हो जाते हों, हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में मुद्दा कुछ और हो, या जातियों के नाम पर कर्नाटक में 2 धड़े लड़ रहे हों, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी ने एक फॉर्मूला सेट कर दिया है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो देश हित की बात होती है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा इश्यू हो जाती है, हिंदुत्व, देश को एक रखना, देश की अखंडता, ये सब बड़े इश्यूज हो जाते हैं। तो इन सब मुद्दों पर जनता को नरेंद्र मोदी के सामने फिर कोई नज़र नहीं आता है। ठीक है, आप अपने स्टेट का फार्मूला बना लीजिए। हो सकता है कि वेस्ट बंगाल की जनता पसंद करती हो ममता बनर्जी को सीएम के रूप में, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता ने ही पसंद किया है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को भी। और जगह भी ऐसा ही हुआ है, बहुत स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो डेरेक ओब्रायन जो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं और ममता बनर्जी के कहने पर जो विपक्ष का ये तथाकथित फार्मूला लेकर आए हैं, ये मुझे कहीं हजम नहीं होता। ये सिर्फ कागजों में ही नज़र आता है, रियलिटी में इसके सफल होने की कोई उम्मीद मुझे तो नज़र नहीं आती। आप सब लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए जो मेरा एनालिसिस है आज का, डेरेक ओब्रायन के इस फार्मूले पर जो मैंने अपना फार्मूला बताया है, उससे आप कितना एग्री करते हैं? कमेंट के माध्यम से लिखते रहिए, बताते रहिए, क्योंकि 2024 के चुनावों के लिए एक पूरी सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, जिस पर हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं लगेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।